नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और निर्वाचन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, और चूँकि यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इसीलिए साथियों क्योंकि आप लोगों को जैसा कि ज्ञात है कि बहुत से अधिकारी और कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूटी निर्वाचन में मतदान कर्मी के रूप में लगाई जाती है, मतदान अधिकारी के रूप में वे नियुक्त होते हैं। चाहे वे किसी भी रूप में कार्य कर रहे हैं, चाहे वह मतदान दल के कर्मचारियों के अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं या किसी अन्य रूप से उनकी नियुक्ति निर्वाचन कार्य में हुई हो, जिस कारण से वह सामान्य रूप से अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते हैं साथियों। तो इसी हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा उन कर्मचारियों के लिए डाक मत पत्र जो होता है उसके माध्यम से कर्मचारियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे भी जिस भी मतदान केंद्र पर उनकी नियुक्ति हुई हो या जिस भी कार्य से वे निर्वाचन में संलग्न हो, तो वे डाक मत पत्र के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करें। और चूँकि निर्वाचन आयोग की भी मंशा यही रहती है कि 100% मतदान करवाया जाए, तो इस हेतु साथियों डाक मत पत्र के इस प्रशिक्षण में आप लोगों को जानकारी देने हेतु आज यह PPT तैयार की गई है साथियों। आशा है आप लोगों को सरल और सहज भाषा में यह मैं प्रदर्शन आप लोगों की PPT का चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। और इसके पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना उचित समझता हूँ साथियों। डिस्क्लेमर यह है साथियों कि चूंकि यह PPT आपके मार्गदर्शन के लिए है और आप आयोग की मार्गदर्शिका नवीन निर्देशों का अवश्य अध्ययन कर कार्रवाई कीजिएगा। साथ ही जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ परिवर्तन भी किए जाते रहे हैं और समय समय पर किए जाते भी हैं, तो आप उनका भी बारीकी से और अपनी पीठासीन के अधिकारी की जो पुस्तिका अथवा निर्देशिका आप लोगों को प्रदाय की जाती है उसका भी आप बारीकी से अध्ययन कर लेंगे। तो साथियों, आपका इस विधानसभा निर्वाचन 2023 के डाक मत के पत्र के प्रशिक्षण में स्वागत है। परंतु उसके पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेवें। नोटिफिकेशन के ऑल बटन को याद से जरूर दबा लेवें, ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली विशेष रूप से निर्वाचन से जुड़ी हुई तमाम सूचनाएं आप तक पहुँच सके। और यदि किसी भी कारण से आपने प्रशिक्षण सत्र के दौरान किसी बिंदु को या किसी प्रपत्र को या किसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर दिया है जो आपके लिए जानना अति आवश्यक थी, तो उससे संबंधित भी जानकारी आप लोगों को यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ साथियों, जो आपके लिए अति आवश्यक होती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के ऑल बटन को दबाएं, ताकि आप लोगों के पास पहुँचने वाली तमाम सूचनाएं आप लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकें और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो साथियों, विधानसभा निर्वाचन 2023 डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, अब हम जैसा कि जानते हैं कि जब भी हम किसी निर्वाचन के प्रशिक्षण में उपस्थित होते हैं, तो जिन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी होती है वे अपना मत देने से वंचित ना रहें, इस हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मत पत्र का प्रावधान किया गया है। डाक मत पत्र प्राप्त करने हेतु कर्मचारी अधिकारी को प्रारूप 12 में एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है, जो संभवतः समस्त कर्मचारियों द्वारा अपने आवेदन का वहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर दिया होगा। और यह प्रारूप सभी को RO द्वारा उपलब्ध करा दिए जाते हैं साथियों। प्रारूप 12 में जो साथियों विशेष रूप से यदि जिन्होंने नहीं भरा है या भर दिए हैं, तो उनके संबंध में भी यह जानकारी है कि यदि संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी का उसमें पता होता है, संसदीय क्षेत्र का नाम होता है, जो सामान्य रूप से प्रारूप 12 या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है जो उसमें भरी जाती है, विधानसभा का क्रमांक एवं नाम, नामावली में जो आपकी भाग संख्या होती है जहाँ के आप मतदाता होते हैं उसकी भाग संख्या, नामावली में आपका कौन सा सरल क्रमांक है, मत पत्र प्राप्ति के लिए आपका क्या पता है और आपके हस्ताक्षर, ये सामान्य रूप से प्रारूप 12 में आपको अपनी सामान्य जानकारियाँ प्रविष्ट करनी होती है साथियों। यदि आप इसका चाहते हैं साथियों, तो ये एक नमूना प्रारूप आप लोगों के स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इस तरीके से सामान्य रूप से इसमें जानकारी प्रविष्ट की जाती है। डाक मतपत्र की प्राप्ति आप इसे भरकर जमा करा देंगे साथियों। प्रशिक्षण के दौरान ही आपसे ये प्रारूप किसी काउंटर पे या आपके प्रशिक्षण स्थल पे आपके मास्टर ट्रेनरों के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। आपके द्वारा दिए गए प्रारूप 12 की जाँच के उपरांत डाक मतपत्र का एक लिफाफा आपके द्वारा दिए गए पते पर आपको प्राप्त होगा। आप इस लिफाफे से निकाले गए प्रारूप एवं लिफाफे का क्रम याद रखना है, क्योंकि आपको जिस क्रम में प्राप्त हुए हैं उसी क्रम में लौटाना भी है साथियों। और सामान्यतः जो डाक मत पत्र प्राप्त होते हैं साथियों, वह इस तरीके से एक नमूना प्रारूप आपको इसमें दिखाया गया है, वह इस रूप से होता है। आपको प्राप्त डाक मत पत्र के लिफाफे को खोलने पर उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर साथियों, जैसे कई बार क्या होता है, हमारे कुछ मतदान कर्मी या अधिकारी कर्मचारी डाक मत पत्र का प्रयोग नहीं करते हैं या वह पहली दफ़ा प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपके डाक मत पत्र के अंदर आपको प्राप्त होगी। वह इस प्रकार है कि आपको लिफाफा खोलने पर इसमें से प्रारूप 13 जो निर्वाचक हेतु दिशा निर्देश होते हैं उससे संबंधित होता है, और प्रारूप 13 एक लिफाफा प्राप्त होगा। डाक मतपत्र के लिफाफे से जो प्रारूप 13 होता है उसमें निर्वाचक हेतु निर्देश होते हैं साथियों। वह सामान्य रूप से इस तरह से प्रदर्शित होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है ना, जिसमें डाक मतपत्र गणना की चेकलिस्ट है। दिए गए 13 में दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसी अनुसार कार्य करें। अब आप 13 के प्राप्त लिफाफे को खोलेंगे। 13 के लिफाफे को खोलने पर साथियों आपको इसमें से प्रारूप 13 का प्राप्त होगा, जो निर्वाचक का घोषणा पत्र होता है। इसी प्रकार साथियों जो 13 होता है वह महत्वपूर्ण होता है और वह मतपत्र का लिफाफा होता है साथियों, वह भी आपको इसी से प्राप्त होगा।
साथियों, जो प्रारूप 13 का लिफाफा होता है वह इस प्रकार से होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निर्वाचक द्वारा जो घोषणा 13 की पूर्ति करना है साथियों, वह इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं, ये जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। प्रारूप 13 का निर्वाचक द्वारा घोषणा की समीक्षा। साथियों, इस प्रकार से एक प्रारूप 13 का है यह, और इसमें डाक मतपत्र का क्रमांक, घोषणाकर्ता के मतलब आपके हस्ताक्षर होंगे, पहचानकर्ता के रूप में किसी राजपत्रित या पहचान करने वाले अधिकारी के या कर्मचारी के साइन होंगे, अनुप्रमाणन ऑफिसर के हस्ताक्षर भी यहाँ पे राजपत्रित अधिकारी के रूप में होंगे। जो निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता उनके उपयोग हेतु साथियों यहाँ पे भी ये इसमें प्रारूप उपलब्ध है। 13 के लिफाफे को खोलने पर साथियों, आपको लिफाफा खोलने पर इसमें से डाक मतपत्र प्राप्त तो होगा। जिस प्रकार से एक सामान्य मतदाता ईवीएम में बैलेट यूनिट का प्रयोग करके अपने मतदान का या मत का प्रयोग करता है साथियों, उसी प्रकार 13 के लिफाफे को खोलने पर उसमें से हमें डाक मतपत्र प्राप्त होगा और इसी का प्रयोग हमें अपने मत के लिए करना है। डाक मतपत्र पर अंकन कैसे करें साथियों? डाक मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के समक्ष सही या क्रॉस का निशान गोपनीय रूप से अंकित करें। इस मतपत्र के क्रमांक को इसके लिफाफे 13 पर अंकित कर दें तथा 13 निर्वाचक की घोषणा पर भी इसका क्रमांक को लिख दें तथा इस लिफाफे को गोंद से चिपका देवें। डाक मतपत्र का अंकन करना साथियों, एक यह नमूना प्रारूप है, इसे वास्तविक ना माने। यह आपको आपके विधानसभा क्षेत्र में लड़ने वाले या खड़े होने वाले उम्मीदवारों के अनुसार प्राप्त होगा। यह सिर्फ नमूना प्रारूप है कि आपको किस प्रकार से आपके डाक मतपत्र में आपके पसंद के उम्मीदवार के सामने आपको अपने मत का अंकन करना है, उस हेतु प्रस्तुत है। आप अपने मतदान क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अनुसार इसमें प्रविष्टि या अंकन करेंगे। निर्धारित प्रारूप 13 लिफाफे को बंद करना। 13 के लिफाफे में डाक मतपत्र को रखकर उस पर डाक मतपत्र का क्रमांक लिख दें और गोंद से चिपका दें। 13 के लिफाफे में रखना। 13 के लिफाफे में 13 मतपत्र का लिफाफा और घोषणा प्रारूप 13 को रख दें। साथियों, जो प्रारूप 13 का लिफाफा होगा उसमें आपको जो आपकी घोषणा प्रारूप 13 है वह प्लस आपका जो मतपत्र 13 प्रारूप में है उसे रखना है। 13 के लिफाफे में रखना। 13 के लिफाफे पर रिटर्निंग अधिकारी का पता लिखकर डाक में या फैसिलिटेशन सेंटर पर रखी डाक मतपत्र के बॉक्सों में आप इस लिफाफे को डालकर रख सकते हैं। प्रारूप 13 निर्वाचक द्वारा घोषणा की समीक्षा होती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथियों, प्रारूप 13 निर्वाचक द्वारा घोषणा की समीक्षा। घोषणा पत्र में निर्वाचक के हस्ताक्षर नहीं है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित नहीं है। ये सब आपके इन बिंदुओं पर समीक्षा होगी, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई है जो ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है, अन्यथा सारवान रूप से त्रुटिपूर्ण है। घोषणा पत्र में यथा प्रविष्ट मतपत्र की क्रम संख्या प्रारूप 13 वाले लिफाफे से भिन्न है तो आपका मत निरस्त हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। डाक मतपत्र किन कंडीशन में या किन बिंदुओं पर या किन परिस्थितियों में अस्वीकृत हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि उस पर कोई मत अभिलिखित ना हो तो आपका मत खारिज हो जाएगा। यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिया गया हो तो भी आपका मत खारिज हो जाएगा। यदि वह नकली मतपत्र हो, आपने असली को अपने पास रख लिया हो, नकली मतपत्र उसमें रखकर प्रस्तुत किया हो तो भी आपका मतपत्र खारिज हो जाएगा। यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान ना की जा सके तो भी आपका डाक मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों, यदि उसे लिफाफे में रखकर वापस ना किया गया हो जिसे निर्वाचक को मतपत्र के साथ भेजा गया था, अर्थात आपने उसे खुला ही जमा कर दिया हो बिना लिफाफे के, तो उस स्थिति में भी आपका डाक मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा। यदि मत को ऊपर दर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा हो कि इस बात का संदेह हो कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, अर्थात आपके द्वारा जो डाक मतपत्र में आपके द्वारा पसंद के अभ्यर्थी को चिन्ह लगाया गया, परंतु वह चिन्ह इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा हो कि उससे इस बात की पुष्टि ना की जा सके कि आपने जिस अभ्यर्थी को मत अंकित किया गया है वह उसी के लिए ही है, अर्थात आपका चिन्ह एक से अधिक अभ्यर्थियों में प्रदर्शित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका डाक मतपत्र खारिज हो जाएगा। यदि उस पर ऐसा कोई चिन्ह मत को अभिलिखित करने के लिए चिन्ह से भिन्न या लेख हो जिससे उस निर्वाचक की पहचान हो सके, अर्थात आपने अपने पहचान से संबंधित कोई उसमें ऐसा चिन्ह अंकित कर दिया हो जिससे उस डाक मतपत्र को पहचाना जा सके कि किसी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उस पर अपने मत का अंकन किया गया है, तो उस स्थिति में भी आपका डाक मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे 7 कारणों से प्रतिक्षेपित मतपत्रों के पीछे प्रतिक्षेपित की सील लगाकर संबंधित कारण वाले बिंदु पर सही का निशान लगाया जाएगा।
साथियों, डाक मतपत्र के अस्वीकृत होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जिनके प्रारूप या जो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होगी भी, उससे संबंधित आप लोगों के यहाँ पे पीपीटी का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। जैसे यदि कोई मत अभिलिखित ना किया गया हो, अर्थात कोरा डाक मतपत्र ऐसा ही आपके द्वारा जमा कर दिया गया हो, उस स्थिति में भी आपका डाक मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को मत दिया गया हो, अर्थात आपने जब आपके डाक मतपत्र पर टिक लगाया हो तब एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों के नाम के आगे आपने टिक लगा दिया, तो भी आपका डाक मतपत्र खारिज हो जाएगा या अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि वह नकली मतपत्र हो तो उस दशा में आपका डाक मतपत्र स्वीकृत होगा। यदि वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो कि असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान ना की जा सके, तो उस स्थिति में भी यदि उसे लिफाफे में रखकर वापस ना किया गया हो जिससे निर्वाचक को मतपत्र के साथ भेजा गया था, अर्थात आपने उसे खुला ही जमा कर दिया हो, तब भी अस्वीकृत हो जाएगा। यदि मत को ऊपर दर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा हो कि इस बात का संदेह हो कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, जैसे कि पूर्व में मैंने आपको बताया कि आपके द्वारा अंकित किया गया चिन्ह एक से अधिक अभ्यर्थियों में प्रदर्शित हो रहा, तो उस स्थिति में भी आपका डाक मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों, यदि उस पर ऐसा कोई चिन्ह या मत को अभिलिखित करने के लिए कोई चिन्ह ऐसा भिन्न या लेख हो जिससे उस निर्वाचक की पहचान हो, तो भी आपका डाक मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा। डाक मतपत्र के विधि मान्य होने के कारण विधि द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट चिन्ह आवश्यक नहीं है जो मतदाता द्वारा डाक मतपत्र पर अपना मत उपदर्शित करने के लिए लगाया जाए। कोई भी चिन्ह मान्य है यदि वह मतपत्र पर इस प्रकार लगाया गया हो कि उससे किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के पक्ष में मत देने का उस मतदाता का आशय बिना किसी युक्त संख्या के स्पष्ट हो जाए। इसी प्रकार साथियों, किसी भी अभ्यर्थी के लिए नियत स्थान पर किसी भी जगह लगाया गया कोई चिन्ह संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में विधि मान्य मत समझा जाना चाहिए। अभिलिखित मतपत्र ऊपर दर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या विधि मान्य नहीं होने का ये कारण हो सकता है कि आपके द्वारा जो अब उसमें चिन्ह अंकित किया गया है वह स्पष्ट नहीं है। यदि एक से अधिक बार लगाया गया हो तो अस्वीकार नहीं करना। यदि आपने एक ही व्यक्ति के सामने यदि एक से अधिक बार चिन्ह लगा दिया गया है तो भी उसे विधि मान्य किया जाएगा साथियों। इसके पश्चात विधि मान्य मतों की गणना अभ्यर्थी को दिए गए मतों को उनके पक्ष में गिनना चाहिए। ये तो था साथियों आपके द्वारा। और साथियों, डाक मतपत्र के विधि मान्य होने के भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, तो आप लोग इसका भी अवलोकन कर लें कि किन परिस्थितियों में डाक मतपत्र विधि मान्य नहीं होते हैं और किन परिस्थितियों में डाक मतपत्र जो होते हैं वह विधि मान्य होते हैं। तो इस संबंध में भी यहाँ पर आपको पीपीटी प्रदर्शित हो रही है, तो इसका आप अवलोकन करें सूक्ष्मता के साथ। तो साथियों, यह तो थी डाक मतपत्र के माध्यम से किए जाने वाले मत के संबंध में आपको किस प्रकार से किस प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने डाक मतपत्र को प्राप्त करना है, उसे किस लिफाफे में रखना है, आपको कौन सी घोषणाएं करनी है, कौन कौन सी प्रविष्टियाँ करनी है, उन्हें कहाँ पर प्रस्तुत करना है और किस कंडीशन में आपके द्वारा आपका प्रस्तुत किया गया डाक मतपत्र खारिज होगा अथवा उसे विधि मान्य किया जाएगा। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी साथियों, वह संपूर्ण रूप से और सरल भाषा में आपको इस वीडियो में बताई गई है। जानकारी आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और चूंकि यह निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है और खासकर कर्मचारियों के संबंध में है, यह एक सामान्य मतदाता के लिए नहीं है साथियों। तो इसलिए आशा है कि आप लोगों को जानकारी का सूक्ष्मता से अवलोकन, मनन, चिंतन और श्रवण किया होगा आप लोगों ने। और चूँकि अगले फिर एक वीडियो में महत्वपूर्ण निर्वाचन से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के मैं हाजिर होऊंगा साथियों, और यह जानकारी विशेष रूप से कुछ ऐसे संक्षिप्त अक्षरों के संबंध में होगी जिनका प्रयोग मतदान के दौरान और प्रशिक्षण के दौरान भी कभी कभी हमारे मास्टर ट्रेनरों के द्वारा और हमारे कक्ष में कभी कभी हमारे आरओ, एआरओ और हमारे जिला दंडाधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा भी पूछा जाता है। तो उससे संबंधी भी मैं एक संक्षिप्त वीडियो लेकर आऊँगा। एक पोस्टल बैलेट से संबंधित आप लोगों के लिए मैं जानकारी लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो उस वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए साथियों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, पर ये आप लोगों से एक निवेदन है कि प्लीज़ इस जानकारी को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, शेयर करें और उन तक भी ये महत्वपूर्ण सूचना पहुँचाएँ। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी इस संबंध में भी आप अपने कमेंट करके मुझे अवगत करा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जिनसे आपको और जानना आवश्यक था, तो उसके संबंध में भी आप कमेंट करिएगा साथियों। मैं और भरसक प्रयास करूंगा कि और सूक्ष्मता और बारीकी के साथ इस संबंध में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी साथियों। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, वंदे मातरम।